दोस्तों नमस्कार। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियों के भारत आगमन पर चर्चा कर रहे थे और आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। पहले वीडियो में हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों, निरंतर उनका सुधार किया जाएगा और आप लोग प्रयास करिए कोई छूटने ना पाए। आपका मित्र, आप जानते हैं मैं 2 दशकों से पढ़ा रहा हूँ और ये सब आपके लिए है ताकि इस संकट के समय आप अपने घरों पर रह करके इसका लाभ उठा सकें और परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसलिए आपसे आग्रह है कि अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी पुर्तगाली व्यापार वाणिज्य पर और आप जानते हैं कि यूरोपियों के आगमन के क्रम में भारत आने वाले दूसरे जो यूरोपीय व्यापारी थे वो हॉलैंड के निवासी डच व्यापारी थे। हॉलैंड को नीदरलैंड भी कहा जाता है। नीदरलैंड राष्ट्रीय नाम है हॉलैंड का और नीदरलैंड इसलिए नाम पड़ा इसका क्योंकि ये एक ऐसा राष्ट्र है यूरोप के उत्तर पश्चिमी समुद्री किनारे पर है और ये बहुत नीचे स्थित है। इसकी लगभग 21% आबादी जो नीदरलैंड की है वो समुद्र तल के नीचे है और 51% आबादी मात्र 1 मीटर ऊंचाई पर है। नीदरलैंड एक महत्वपूर्ण देश है। आपको पता है बेल्जियम और लक्ज़ेमबर्ग के साथ नीदरलैंड ने मिल करके बेनेलक्स नामक एक आर्थिक संगठन भी बनाया हुआ है। बहरहाल हम देखेंगे कि कैसे इस लाभकारी पूर्वी व्यापार की ओर डच अग्रसर होते हैं और इनके व्यापार का स्वरूप क्या था और ये क्यों असफल रहते हैं। तो मित्रों, इस लाभकारी पूर्वी व्यापार की ओर आकर्षित होकर भारत आने वाले ये दूसरे क्रम के यूरोपीय व्यापारी हैं हॉलैंड निवासी डच व्यापारी। और आपको यहाँ एक चीज़ और जाननी होगी, जैसे पुर्तगाली व्यापार था पूरी तरह पुर्तगाली सरकार के अधीन था, वहाँ की शाही सरकार के अधीन था, सरकार के नियंत्रण में ही संचालित हुआ। लेकिन चाहे वो डच व्यापार हो चाहे वो अंग्रेज़ों का व्यापार हो, ये संयुक्त पूंजी कंपनियों के माध्यम से सरकार सिर्फ परमिशन देती रही। वहाँ के व्यापारी अपनी निजी धन का निवेश करके कंपनी बनाएंगे और व्यापार करेंगे सरकार की परमिशन लेकर के। तो इस समय यूरोप में मसालों की बहुत अधिक मांग थी और सबसे ज़्यादा लाभ मसाला व्यापार से हो रहा था। इसलिए और ये भी आप जानते हैं कि दक्षिण भारत से कहीं ज़्यादा मसाले दक्षिण पूर्व एशिया में मिलते हैं। एक छोटा सा ग्राफ मैं बना दे रहा हूँ। दक्षिण भारत से कहीं ज़्यादा मसाले कहाँ मिलते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीपों को मसाला द्वीपों के नाम से जाना भी जाता है। और
यही रीज़न है कि डचों की जो प्रारंभिक यात्राएं हुई वो दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला द्वीपों के लिए हुई। पहला जो डच जहाजी बेड़ा है 1595 ईस्वी में एक डच व्यापारी कोर्नेलियन हाउटमैन के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया में कहाँ पहुँचा? सुमात्रा। सुमात्रा का प्राचीन नाम है अचिन, ACHIN, अचिन। और बंटम, बंटम किसे कहा जाता था? जावा को, इंडोनेशिया में। बंटम के राजा से भी व्यापारिक संधि की कि भाई हम आएंगे, लगातार हमारी यात्राएं होंगी और जो भी आपसे हम सामान लेकर के खरीद करके जाएंगे। 1597 में ये डच जहाजी बेड़ा वापस हॉलैंड पहुंचा था और इसमें डचों को बहुत लाभ हुआ था। फिर डचों की जो समुद्री व्यापारिक यात्राएं हैं पूर्व की, वो 1595 से 1601 के बीच, एक दो नहीं 15 समुद्री व्यापारिक यात्राएं कहाँ के लिए होती हैं? केवल दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला द्वीपों की होती हैं और हर यात्रा में इनको अधिक से अधिक लाभ होता है। और इस व्यापार में जैसे आप देखेंगे इंग्लैंड के लंदन शहर के व्यापारी ज़्यादा एक्टिव थे, उसी तरह हॉलैंड के एम्स्टर्डम शहर के व्यापारी ज़्यादा एक्टिव थे। और लंदन की तरह हॉलैंड में एम्स्टर्डम शहर व्यापार वाणिज्य का एक केंद्र बन गया है ना। वहाँ विनिमय बैंक की स्थापना हुई, बैंकिंग गतिविधियाँ प्रारंभ हुई। इन 15 सफल समुद्री व्यापारिक यात्राओं से प्रोत्साहित होकर के हॉलैंड की संसद, जो समय स्टेट्स जनरल कहलाती थी, हॉलैंड की संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके 20 मार्च 1602 को 20 मार्च 1602 को डच ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन को अनुमति प्रदान की। मूल रिकॉर्ड में, वहाँ के हॉलैंड के रिकॉर्ड में इसका मूल नाम जो कंपनी का रखा गया था वे VOC शॉर्ट में विरिनग्रिड ओस्ट इंडस्के कैंपगनिक, VERRNGIDEOST ओस्ट इंडस्के INDISCHE कॉम्पेगनिक COMPAGNIC। जैसा कि अभी मैंने कहा कि डच कंपनी का जो स्वरूप था कैसा था, वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, संयुक्त पूंजी कंपनी थी। और प्रारंभिक पूंजी इसमें 65 लाख गिल्डर लगाई गई थी। गिल्डर हॉलैंड की करेंसी थी उस समय। और ये तय हुआ था सबसे ज़्यादा इस आरंभिक पूंजी में 50% जो खर्च है केवल एम्स्टर्डम, हॉलैंड के एम्स्टर्डम शहर के व्यापारियों ने इन्वेस्ट किया था। दूसरा नंबर था जीलैंड का 25% के अबाउट, फिर अन्य छोटे छोटे शहरों के व्यापारियों ने लगाया था। तो एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी। तो कंपनी का गठन कब हुआ? 20 मार्च 1602 को संसद द्वारा, हॉलैंड की संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके, साथ में हॉलैंड की संसद ने उस प्रस्ताव में 21 वर्षों तक डच व्यापारियों को 21 वर्षों तक पूर्व से व्यापार करने, अपनी फैक्ट्रियां यानी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने, आवश्यकता व्यापार के लिए आवश्यक युद्ध करने, सुरक्षा के लिए सेना रखने के अधिकार दिए। यहाँ एक अंतर है थोड़ा सा अंग्रेजी कंपनी, आगे मैं अंग्रेज़ों का भारत आगमन पढ़ाऊँगा, बताऊँगा। अंग्रेजी कंपनी और डच कंपनी में एक अंतर है। भले थी ये जॉइंट स्टॉक कंपनी, लेकिन डच कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, कितने सदस्य थे? 15 सदस्य। 15 सदस्यीय निदेशक मंडल की नियुक्ति हॉलैंड की सरकार द्वारा की जाती थी।
भाई ये अपने देश का मामला है। हालैंड की सरकार ने ये कंडीशन लगाई कि भाई हम आपके डायरेक्टर हम ही नियुक्त करेंगे। एक्सेप्ट किया कंपनी के शेयर होल्डर्स ने, और भले ही सरकार द्वारा नियुक्त 15 सदस्यीय निदेशक मंडल का नियंत्रण था कंपनी पर, इसके बावजूद कंपनी के शेयर होल्डर्स को 18% लाभांश प्राप्त हुआ। मित्रों, 200 वर्षों के वाणिज्यिक इतिहास में यह लाभांश सबसे ज़्यादा रहा। ये तो हुई डच कंपनी की बात। अब कंपनी बन गई तो संस्थागत रूप से ये व्यापार की ओर, पूर्वी व्यापार की ओर अग्रसर होंगे और ये अपने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करेंगे। भले ही इनकी प्रारंभिक यात्राएं दक्षिण पूर्व एशिया के लिए हुई हों, लेकिन व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए ये जो डच हैं, ये दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ कहाँ, भारत भी पहुँचेंगे और भारत में भी अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करेंगे। ये दक्षिण पूर्व एशिया। तो मैंने क्या कहा, दोनों जगहों पे दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ भारत भी आएंगे और दोनों जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे, व्यापारिक केंद्र स्थापित करेंगे। आप जानते हैं कि डचों के काफ़ी पहले से यहाँ पुर्तगाली सक्रिय थे। डचों के लगभग साथ साथ अंग्रेज भी इस पूर्वी व्यापार में सक्रिय होते हैं, लेकिन डचों और अंग्रेज़ों के बीच संबंध ठीक बने रहते हैं। तब तक ठीक बने रहेंगे जब तक इस पूर्वी व्यापार में पुर्तगाली प्रभावी रहेंगे, ठीक है। और जहाँ पुर्तगाली निष्प्रभावी होंगे तो भी डचों अंग्रेज़ों में प्रतिद्वंदिता शुरू हो जाएगी। आगे की बात है, हम चर्चा करेंगे आगे। तो बहरहाल जब ये दक्षिण पूर्व एशिया और भारत की ओर अग्रसर होंगे तो इनका संघर्ष स्वाभाविक तौर पे किससे होगा, पुर्तगालियों से होगा। और इस संघर्ष में कौन विजयी होंगे, डच विजयी होंगे और पुर्तगाली यहाँ निष्प्रभावी होते चले जाएंगे। वो अपने नए उपनिवेश ब्राज़ील की ओर उन्मुख होते चले जाएंगे। तो दक्षिण पूर्व एशिया में देखें, दक्षिण पूर्व एशिया में पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ, पुर्तगालियों को पराजित कर अम्बोयना, ये पुर्तगाली फैक्ट्री थी, अम्बोयना पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अम्बोयना को ही अपना केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया में बनाया। धीरे धीरे पुर्तगालियों को पराजित करके दक्षिण पूर्व एशिया के समस्त मसाला द्वीपों पर डचों ने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। इसके बाद 1619 में जकार्ता पर आक्रमण करके वहाँ बैटेबिया नामक व्यापारिक बस्ती की स्थापना की। बैटेबिया कहाँ, इंडोनेशिया के जकार्ता। फिर इसके बाद 1641 में मलक्का पर अधिकार कर लिया और 1658 में माना जाता है अंतिम पुर्तगाली बस्ती थी सीलोन, दक्षिण एशिया में। ये तब दक्षिण पूर्व एशिया में, बाकी सब हैं। सीलोन यानी श्रीलंका स्थित पुर्तगाली व्यापारिक बस्ती पर अधिकार कर लिया, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला द्वीपों में अपना पूर्ण प्रभाव कायम करने में सफल रहे।
मैंने अभी कहा व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ भारत आए, भारत भी आए। कैसे, सॉरी, देखेंगे हम इसको। भारत में कौन कौन से केंद्र इन्होंने स्थापित किए। अक्सर ये पूछा जाता है पहली फैक्ट्री कौन थी। आप क्वेश्चन पलटेंगे, पश्चिमी तट पे कौन फैक्ट्रियां हैं, पूर्वी तट पे कौन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो भारत में पहली फैक्ट्री 1605 में ही, कहां पर, मसूली पत्तीनम। बुक्स में पटनम लिखा रहता है, शुद्ध होता है पत्तीनम। पत्तीनम माने तटीय शहर। मसूली पत्तीनम में स्थापित की। तो डचों की पहली फैक्ट्री भारत में कहां, मसूली पत्तीनम। हाँ, तो भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मसूली पत्तीनम में स्थापित की। पत्तीनम माने होता है तटीय शहर, भले ही पटनम कह देते हैं। इसके तत्काल बाद पेट्टापोली, पेट्टापोली में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, आंध्र प्रदेश में। देख रहे हैं, दोनों कहाँ हैं, आंध्रा में। फिर 1610 पुलिकट। अब देखिए कहाँ है, तमिलनाडु में। पुलिकट में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है। फिर वो पश्चिमी तट की ओर ध्यान देते हैं और 1616 में अपनी फैक्ट्री गुजरात के सूरत में स्थापित करते हैं। गुजरात के सूरत शहर में। एक्चुअली में उल्लेख मिलता है कि 1616 से 1641 के बीच गुजरात के सूरत, कायम्बे यानी खंबात की खाड़ी, अहमदाबाद एवं अहमदाबाद में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। 1616 से 1641 के बीच। 1641 में भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। किताबों में लिखा है विमलीपट्टनम, लेकिन आज कहा जाता है क्या, माली पत्तीनम। कहाँ है माली पत्तीनम, ये भी आंध्र प्रदेश में है ना। लिखा विमलीपट्टनम रह, किताबों में मिलेगा आपको। ठीक है। 1645 में फिर ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं करिकाल, पांडिचेरी का भाग है करिकाल में। ठीक, देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, और फिर बढ़ते हैं बंगाल की ओर। बंगाल में यह सवाल पूछा गया है, बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री कौन थी। बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 में, कहाँ, पीपली। ये बंगाल की पहली फैक्ट्री है, पीपली में स्थापित करते हैं। और 1653 में बंगाल के ही चिनसूरा, ये भी कहाँ है, बंगाल में। चिनसूरा में एक किलाबंद फैक्ट्री, किलाबंदी का मतलब सुरक्षा की दृष्टि से चारों ओर से घेर लेना दीवार से। चिनसूरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं
और चिंसुरा की किलाबंद डच फैक्ट्री को ही कहा जाता था क्या? गुस्ताउस फोर्ट। सिविल में काफी पहले पूछा गया, गुस्ताउस फोर्ट। चिंसुरा की किलाबंद फैक्ट्री को कहा जाता था। ठीक है। फिर इसके बाद भारत में 1658 में कई फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, या पत्तीनम, एक ही बात है, आप समझ लीजिएगा। नागापत्तीनम कहाँ है? तमिलनाडु में। बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में। पटना बिहार में। कासिम बाजार बंगाल में। और लास्ट में 1663 में कोचीन तथा आगरा। कहाँ पर? कोचीन एवं आगरा में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। आगरा में कोई भी फैक्ट्री यूपी के आगरा में स्थापित की जाएगी, उसका एक ही उद्देश्य होगा, अच्छे किस्म की नील की प्राप्ति। आगे भी बताऊंगा। आप जानते हैं नील, आगरा के पास बयाना आज भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। तो आगरा के पास बयाना में बहुत ही अच्छे किस्म की नील उत्पादित की जाती थी। और जब तक जर्मनी कृत्रिम नील नहीं बना देता, कृत्रिम नील का उत्पादन जर्मनी नहीं शुरू करता, तब तक रंजक सामग्री रंगने के लिए नील की यूरोप में बहुत डिमांड रहती है। और भारत से नील का निर्यात यूरोप को किया जाता रहा इन यूरोपीय व्यापारियों द्वारा। तो मित्रों, एक चीज आपने देखा, जो भी भारत में इन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, गुजरात को छोड़कर मैक्सिमम इनके जो व्यापारिक केंद्र हैं कहाँ हैं? पूर्वी तट पर है। चाहे आप तमिलनाडु में पुलिकट ले लीजिए, तमिलनाडु में ही नेगापट्टनम है, आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम पेट्टापोली ले लीजिए, बिहार उड़ीसा की फैक्ट्रियां ले लीजिए, है ना। आगरा अपवाद है नील प्राप्ति के लिए। कोचीन, वहाँ भी मसाले मिलते हैं, काली मिर्च केरल में आज भी बहुत उत्पादित होती है। तो मैक्सिमम जो व्यापारिक केंद्र हैं वो पूर्वी तट पे हैं, पश्चिमी तट खाली है इनका। ऐसा क्यों? इस बात का जवाब हम खोजेंगे डच व्यापार का स्वरूप पढ़ते समय। जब हम डच व्यापार के स्वरूप की चर्चा करेंगे तो क्या था डच व्यापार का स्वरूप। ठीक है, ये तो व्यापारिक केंद्र है। अब हम डच व्यापार के स्वरूप पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आप देखिए, डच व्यापार का स्वरूप। डच व्यापार के संदर्भ में हमको दो व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। जैसे आपने पुर्तगाली व्यापार के संदर्भ में पढ़ा था, कार्ड जारमेटा प्रणाली, काफिला प्रणाली। तो यहाँ पर एक व्यवस्था है कंट्री ट्रेड। कंट्री अंग्रेजी शब्द है, ट्रेड, लेकिन ये रूढ़ है, कंट्री ट्रेड। इसका मतलब अंतर क्षेत्रीय अंतर्देशीय व्यापार से। ये क्या है? शॉर्ट में भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के बीच डच व्यापार। और दूसरा है कार्टेल सिस्टम, कार्टेल व्यवस्था, कार्टेल सिस्टम। ये क्या है? यह कार्टेल व्यवस्था लिख लीजिए। कार्टेल शब्द हिंदी में भी रूढ़ है। क्या है ये?
ये बुनकरों के, कौन से बुनकर, भारतीय बुनकरों के शोषण पर आधारित व्यवस्था है। शोषण पर आधारित व्यवस्था, शॉर्ट में कंट्री ट्रेड सबसे पहले। और ये कंट्री ट्रेड ही भारत आने वाले अन्य यूरोपीय व्यापारियों से डचों को अलग करता है, भिन्न कर देता है। किस तरीके से देखते हैं। मैंने कहा कंट्री ट्रेड का मतलब है भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार। ये बहुत अहम बात है डच व्यापार के संदर्भ में। अभी मैंने कहा कि जो भी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए पूर्वी तट पर, और 3 मुख्यालय भारत में रहे अंत तक डचों के। कितने? 3। कौन कौन? शुरू में मुख्यालय उन्होंने भारत में बनाया मसूलीपट्टिनम को कब से कब तक रहा? 1605 से 1610 तक। फिर बदल कर मुख्यालय क्या बनाया? पुलिकट। 1610 से 1690 तक। और फिर बाद में लास्ट में बनाया नेगापट्टनम भी लिखा मिलता है, नागापत्तिनम, तमिलनाडु में 1690 से 1805 तक। ये 3 के 3 व्यापारिक केंद्र पूर्वी तट पर, मैक्सिमम इनकी फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर। आप जानते हैं गुजरात में इन्होंने भले ही अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, लेकिन मुख्यालय तीनों कहाँ? पूर्वी तट पर रहे। इसका कारण है ये कंट्री ट्रेड, यानी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच डच व्यापार। क्या है ये देखते हैं। डचों ने देखा कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय वस्त्रों की बहुत अधिक मांग है और महंगे दामों में बिकते हैं। इसलिए डचों ने सोचा कि भारत से सस्ते दामों में वस्त्र खरीदें, उनको दक्षिण पूर्व एशिया में महंगे दामों में बेचेंगे, जो लाभ होगा उससे मसाले खरीदेंगे और यूरोप को निर्यात करेंगे। यही किया। मैं आपको बता दूं कि जितने भी नौसैनिक जहाज आए कंपनी स्थापित होने के बाद, पूर्व की यात्रा पर व्यापार में सक्रिय रहे नौसैनिक जहाज, उनमें से 50% जो उनके नौसैनिक जहाज हैं वो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार में लगे रहे। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार में डच व्यापारी भारत से स्थानीय बुनकरों द्वारा खरीदे गए, स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार किए गए वस्त्र सस्ते दामों में खरीद कर महंगे दामों में दक्षिण पूर्व एशिया में बेचते, लाभ अर्जित करते, मसाले खरीदते, यूरोप को निर्यात करते। तो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच ही से व्यापार को कह दिया गया कंट्री ट्रेड। और इस प्रकार अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, भारत आने वाले, ध्यान रखिएगा इस तथ्य को कि भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारियों में कौन से व्यापारी ऐसे व्यापारी हैं जिनका भारत तथा यूरोप के बीच संपन्न होने वाला व्यापार पुनः निर्यात के रूप में था। डच व्यापारी, डच व्यापारियों का जो व्यापारिक सिस्टम था, व्यवस्था थी, वो पुनः निर्यात के रूप में थी। एक बार यहाँ से वस्त्र प्राप्त कर दक्षिण पूर्व एशिया को भेजना और फिर दक्षिण पूर्व एशिया से यूरोप को भेजना। ठीक है, ये हुआ क्या? कंट्री ट्रेड की चर्चा। कार्टेल व्यवस्था क्या है?
मैंने कहा भारतीय बुनकरों के शोषण पर आधारित व्यवस्था। मित्रों, दो तरीके थे, या तो डच व्यापारी सीधे भारतीय बुनकरों से संपर्क करें और उनसे वस्त्र प्राप्त करें, ठीक है। ये बड़ा कठिन काम था, क्योंकि यहाँ की स्थिति के बारे में डच व्यापारियों को उतना अधिक जानकारी नहीं थी। और आप सब अच्छे से जानते हैं कि भारत में मध्यस्थ, चाहे व्यापार हो चाहे शादी विवाह ही क्यों ना हो, बिना मीडिएटर के हम लोगों का काम चलता नहीं रहा। प्राचीन काल से मध्यस्थों की बड़ी भूमिका हमारे यहाँ रही है और मध्यस्थ के रूप में लाभ भी बहुत कमाया है। तो डचों ने प्रायः सीधे बुनकरों से संपर्क न स्थापित कर भारतीय मध्यस्थ व्यापारियों से संपर्क किया। किस लिए? भारत से वस्त्र प्राप्त करने के लिए। वो भारतीय मध्यस्थ व्यापारियों को एक मुश्त रकम दे देते थे कि भाई हमारे यहाँ इन पूर्वी तटों पे व्यापारिक फैक्ट्रियाँ हैं, केंद्र हैं, और यहीं पर आ करके डचों का जहाज़ खड़ा हो जाता था और भारतीय मध्यस्थ व्यापारियों को एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था कि इस जहाज़ में जो कपड़े वस्त्र लोड होंगे उनका अमूमन इतना दाम होगा, हम आपको एक मुश्त दे रहे हैं, आप हमारे लिए भारतीय बुनकरों से वस्त्र तैयार कराइए। तो जानते हैं, जो भारतीय मध्यस्थ व्यापारी हैं वो भारतीय यहाँ के बुनकरों का मनमाना शोषण करके बहुत कम दामों पर डचों के लिए वस्त्र तैयार कराते थे और सारा पैसा खुद ही हजम कर जाते थे। तो शोषण किसका होता था? भारतीय बुनकरों का। इस प्रकार डचों और भारतीय मध्यस्थ व्यापारियों द्वारा, है ना, भारतीय बुनकरों के शोषण की इस व्यवस्था को ही कह दिया जाता है कार्टेल व्यवस्था। ऐसा नहीं है कि डच व्यापारियों ने सीधे भारतीय बुनकरों से संपर्क नहीं किया। हमें कुछ रिकॉर्ड मिले हैं, जैसे 1650 ईस्वी का एक रिकॉर्ड है कि डचों ने 3000 भारतीय बुनकरों को नियोजित करके साथ लगा करके कासिम बाजार, बंगाल कासिम बाजार में रेशम उद्योग स्थापित किया था। इसी तरह हमें 1722 के एक रिकॉर्ड से, दस्तावेज से पता चलता है कि नागापट्टनम तमिलनाडु के डच गवर्नर ने 6 भारतीय व्यापारियों से मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी ताकि वस्त्रों का उत्पादन किया जा सके। और इसमें 8000 पैगोडा, दक्षिण में उस समय मुद्रा चलती थी पैगोडा, एक पैगोडा की कीमत थी 3.5 रुपये। 8000 पैगोडा पूंजी भी लगाई थी। तो ये बिरले ही उदाहरण मिलते हैं, ज़्यादातर भारतीय मध्यस्थ व्यापारियों से ही ये डच संपर्क करते रहे। ये इस तरह व्यापार चलता रहा। आप जानते हैं, अधिकांश केंद्रों पर डचों ने जो अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे वो पुर्तगालियों को पराजित किया था। और जैसे ही पुर्तगाली निष्प्रभावी होते हैं पूर्व में, वैसे ही डचों और अंग्रेज़ों के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंदिता शुरू होती है। देखिए, ये पुर्तगाली थे पहले, फिर डच और अंग्रेज एक साथ आए, पहले ही मैं बता चुका हूँ, है ना। कंपनी भले 1602 में, लेकिन पहली फैक्ट्री पहले स्थापित कर ली थी 1605 मछलीपट्टनम, पहले बताया था पहले लेक्चर में। और इन्होंने, अंग्रेज़ों ने 1611 मछलीपट्टनम में स्थापित की। अब पुर्तगाली डच संघर्ष होगा, कौन जीतेंगे? डच। पुर्तगाली अंग्रेज संघर्ष होगा, कौन जीतेंगे? अंग्रेज। ये निष्प्रभावी हो जाएंगे भारत में। अब बचेंगे कौन? डच और अंग्रेज। जब तक पुर्तगाली प्रभावी रहे तो दोनों के बीच अच्छे संबंध रहे। अच्छा, एक कारण और था, पुर्तगाली रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म को मानने वाला था पुर्तगाल, और हॉलैंड और जो इंग्लैंड था वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे, है ना, जिसके अगुआ थे मार्टिन लूथर, कैल्विन, जोंगली वगैरह पढ़ेंगे। तो जैसे पुर्तगाली निष्प्रभावी हुए तो डचों और अंग्रेज़ों के बीच
व्यापारिक प्रतिद्वंदिता को लेकर क्या हुआ, संघर्ष। कहाँ होगा, दोनों जगहों पे होगा। दोनों जगहों के कहाँ, दक्षिण पूर्व एशिया और कहाँ, भारत। दक्षिण पूर्व एशिया में आंग्ल डच संघर्ष यानी अंग्रेज डच संघर्ष की जो चरम परिणति हुई वो हुई अम्बोयना हत्याकांड के रूप में। यह घटना कब की है, 1623 की। अब भारत में जो अंग्रेज डच संघर्ष की चरम परिणति हुई भारत में, वो 1759 में हुए विदर्रा के युद्ध के रूप में हुई। विदर्रा बंगाल में है जहां डचों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। तो दक्षिण पूर्व एशिया में आंग्ल डच संघर्ष की चरम परिणति अम्बोयना हत्याकांड 1623 में। अम्बोयना के हुआ ये था कि अम्बोयना के जो डच गवर्नर थे वेंसपेल्ट, उन्होंने ब्रिटिश व्यापारिक एजेंट टावरसन पर आरोप लगाया कि उन्होंने अम्बोयना के डच किले पर आक्रमण करने का प्रयास किया है। इसी मुद्दे को लेके डचों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष होता है अम्बोयना में, और डचों ने इसी संघर्ष के दौरान 10 अंग्रेज़ों और उनके सहयोगी 9 जापानी सिपाहियों की हत्या कर दी थी। इसी घटना को कहा जाता है अम्बोयना हत्याकांड। इस घटना के बाद ही अंग्रेज़ों ने दक्षिण पूर्व एशिया की अपेक्षा अपना ध्यान भारत की ओर अधिक केंद्रित किया। इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेज डचों से डर गए। इसका कारण दूसरा है, मैं बताऊंगा। इसका कारण है कि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था और मसालों के अलावा अन्य चीज़ों की डिमांड बढ़ रही थी। और दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों के अलावा और कुछ मिलना नहीं था, जबकि भारत में मसालों के अलावा अन्य चीज़ें भी प्राप्त हो सकती थी, कच्चा माल प्राप्त हो सकता था। इसलिए प्रेफर ज़्यादा किया इस घटना के बाद भारत को अंग्रेज़ों ने। भारत में आंग्ल डच संघर्ष की चरम परिणति 1759 के बेदर्रा के युद्ध में हुई, जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को भारत में निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। इस घटना के बाद किसी तरह 1805 ईस्वी तक अंग्रेज़ भारत में बने रहे। कब तक बने रहे, 1805 ईस्वी तक भारत में बने रहे। 1805 ईस्वी में सोकोत्रा द्वीप के बदले अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेज़ों को सौंप दी और भारत से सदैव के लिए 1805 में डच चले गए। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया में डच 1952 तक बने रहते हैं। आपको बता दूं कि डचों ने ही 1952 में इंडोनेशिया को आज़ादी प्रदान की थी। ठीक है, तो आज की बात मित्रों मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और आगे हम लोग कल अंग्रेज़ों के भारत आगमन पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग अधिक से अधिक अपने साथियों को बताइए, शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाभ उठाइए और कंपटीशन की तैयारी करिए। शुभकामनाओं के साथ, आपके लिए ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।